मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। संस्कृत व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जो सभी के लिए एक समस्या बन गया है और सभी को बहुत हार्ड लगता है, आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। संस्कृत का ये टॉपिक है और ये हर क्लास में काम आता है। क्लास 8th 9th 10th 11th 12th और आगे जितने भी क्लासेस हैं जिनके अंदर कंपटीशन के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। यानी संस्कृत के वे वाक्य जो अशुद्ध रूप से लिखे हुए आते हैं, हमें उन्हें शुद्ध करना होता है। ठीक है ना। तो हमें क्या दिए जाएंगे, अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अशुद्धियां कौन सी है और कितने प्रकार की है, ताकि हम पहचान सके कि इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है जिसे हमें शुद्ध करना है, करेक्ट करना है। तो संस्कृत का ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज के बाद ये बहुत ही इजी रहने वाला है क्योंकि हम बहुत अच्छी सी ट्रिक से इसे समझेंगे। तो सबसे पहले एक शुभ काम आपको कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। तो चलिए हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जो सभी क्लासेस के लिए और खासकर 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। जैसा कि हम अभी बच्चों बात कर रहे थे कि अशुद्धि किसे कहते हैं, अशुद्धि यानी जो शुद्ध नहीं है उसका संशोधन करना यानी उसे करेक्ट करना। कोई इनकरेक्ट वाक्य हमें दिया जाएगा तो सबसे पहले तो हमें संस्कृत से हिंदी बनानी आनी चाहिए, और उससे अगर वो भी नहीं आती है तो कुछ एक बहुत से आसान से ट्रिक्स होते हैं जो हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अशुद्धि संशोधनम कब किया जाता है। ये किया जाता है वाक्य रचना में। जब संस्कृत में वाक्य रचना की जाती है, संस्कृत में जब वाक्य बनाए जाते हैं उस समय हमें शुद्धि का बड़ा ध्यान रखना होता है। कहाँ हलंत लगाना है, कहाँ विसर्ग लगाना है, कहाँ एक वचन का कर्ता है तो उसके अनुसार क्रिया कौन सी होगी, इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली अगर हम बहुत ही ऊपर से भी पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो अगर हम समझते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में कितने प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है वाक्यों में। सबसे पहले है कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धियां, जो कि 101% हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है कि कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया को अरेंज करना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको देती हूं कि राम पाठ पढ़ता है। जैसा मैंने हिंदी में लिखा कि राम पाठ पढ़ता है, तो राम देखिए, राम कौन है, कर्ता है। तो राम के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि कर्ता एक वचन का होता है और प्रथम पुरुष का होता है। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का राम आएगा, उसके साथ में पाठम, और यहाँ पे अगर गड़बड़ कर दिया, पठंती लिख दिया, तो ये बच्चों ये अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि राम जो है वो इस वाक्य में किस रूप में आया है, वो आया है कर्ता के रूप में। तो क्रिया किसके अनुसार चलनी चाहिए, कर्ता के अनुसार चलनी चाहिए ना। तो अगर हम इसका हिंदी सेंटेंस बनाए रामः पाठम पठन्ति, तो यहाँ पे राम पाठ पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाला राम कितना है, एक। तो राम जब एक वचन है तो क्रिया भी किसकी होनी चाहिए, हमारी एक वचन की होनी चाहिए। तो यहाँ पे पठन्ति नहीं आएगा बच्चों, यहाँ आएगा पठति। तो यहाँ पे वाक्य शुद्ध रूप से क्या वाक्य बनेगा, हमारा शुद्ध रूप वाक्य बनेगा रामः पाठम पठति। तो हमने देखिए इसको शुद्ध कर दिया, तो ये हो गया अशुद्धि संशोधनम। एग्जाम में दिया गया रामः पाठम पठन्ति और हमने उसको करेक्ट करके लिख दिया कि रामः पाठम पठति, क्योंकि हमें पता चल गया कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। तो पहले टाइप की अशुद्धि ये होती है कि कर्ता के अकॉर्डिंग हमें क्रिया को चलाना है। दूसरा बच्चों देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। एक होते हैं पुल्लिंग शब्द, दूसरे होते हैं स्त्रीलिंग शब्द और तीसरे होते हैं नपुंसक लिंग शब्द। तो बच्चों देखो, ये पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति होने का बोध होता है, जैसे राम है, श्याम है,
ठीक है ना, मोहन है, ये सब क्या हो गए बच्चों, ये हो गए पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द कौन से हो गए, ये हो गया सीता, ये हो गया रमा, ये हो गया गीता, तो स्त्रीलिंग शब्द हो गए। अब नपुंसक लिंग शब्द भी होते हैं। नपुंसक लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो मतलब अगर आप इजी लैंग्वेज में समझो तो हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जो चल फिर नहीं सकती है, जिनको किसी दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पुष्प ले लो, संस्कृत में पुष्प यानी फूल, पुस्तक ले लो, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये जो है कलम ले लो, है ना, तो ये सारे शब्द जो नपुंसक लिंग माने जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग शब्द के अनुसार क्या वाक्य बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द के अनुसार क्या बनेगा, ये लिंग संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। तीसरी होती है बच्चों वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के हैं, एक वचन, और उसके बाद में क्या आता है बच्चों, द्विवचन, और उसके बाद में क्या आता है, बहुवचन। एक वचन क्या होता है बच्चों, जब किसी एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि रामः पाठम पठती होता है, रामः पाठम पठंती नहीं हो सकता, उसमें वचन संबंधी अशुद्धि भी थी। और द्विवचन किसको प्रदर्शित करता है, 2 व्यक्ति या 2 वस्तु या 2 थिंग्स, ठीक है ना। और बहुवचन देखो एक व्यक्ति या वस्तु, एक व्यक्ति या वस्तु, ये किसे प्रकट करेगा, एक वचन को। 2 जनों को प्रकट करने के लिए द्विवचन वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। और 2 से अधिक, अब ये देख लीजिए बच्चों कि 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 1000, 10 लाख भी हो सकते हैं, तो वो सब बहुवचन के अंदर जाएंगे। तो वचन संबंधी अशुद्धियों के सवाल भी हमें बहुत पूछे गए हैं पिछली बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। अगला है हमारा कारक एवं विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। अब देखिए कारक वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो जिन भी बच्चों को डाउट है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के संस्कृत व्याकरण का जो पूरा सिलेबस हमने अपडेट किया है उसके अंदर आप कारक टॉपिक को पढ़ें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कारक और विभक्ति संबंधी अशुद्धियां जो है मैंने उसमें अच्छे से पढ़ा रखी है, आप जरूर जाकर के पढ़िएगा। आगे है शब्दों और धातु के रूप संबंधी अशुद्धियां। कई बार हमें क्या करते हैं, शब्दों का जो रूप होता है उसको गलत पूछ लिया जाता है और धातु रूप का जो है वो प्रयोग भी गलत कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो अशुद्धियां हैं ये टोटल 5 टाइप्स की हैं। अब हम जो बहुत बेसिक और बहुत जरूरी चीज है अशुद्धि संशोधन के अंदर, जिसके बिना ये टॉपिक क्लियर हो ही नहीं सकता, वो हम जरूर पढ़ेंगे कि सर्वनाम शब्दों के साथ में किस प्रकार से हम धातु रूप यानी क्रियाओं को जोड़ करके एकदम शुद्ध शब्द बना सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान ट्रिक से मैं आपको समझा रही हूं। चलिए देखिए, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सर्वनाम शब्दों की अगर हम बात करें तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर उनकी पुनरुक्ति यानी बार बार दोहरान को रोकने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि वह, यह, मैं, तुम, हम। अब देखो ये जो सारे शब्द हैं ये सब हिंदी में सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें तो वह को क्या कहते हैं? वह को कहते हैं सह। मैं को क्या कहते हैं? अहम। तुम को क्या कहते हैं? त्वम। हम को क्या कहते हैं? वयम। इस प्रकार से ये जो है ये सारे शब्द जो हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत ही आसान से लिख रखे हैं ताकि आपको उनके हिंदी अर्थ सहित लिख दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुष, यहाँ पे जब हम धातु रूपों के साथ में इसके प्रयोग की बात करते हैं ना तो पुरुष 3 प्रकार के माने गए हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम और एक होता है उत्तम पुरुष। और वचन 3 प्रकार के ये भी हम जान चुके हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं एक वचन। वे शब्द जो 2 व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं द्विवचन। और 2 से ज्यादा का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि प्रथम पुरुष। अब देखिए, हमने हिंदी में भी ग्रामर में पढ़ा है कि पुरुष किसे कहते हैं। तो पुरुष किसे कहते हैं, तो पुरुष ये जो है संस्कृत के 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, प्रथम, मध्यम और उत्तम। चलो एक ट्रिक से मैं आपको समझाती हूं, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है, मैं। अपने आप को बच्चों हमेशा अपने को क्या मानना है, बेस्टम बेस्ट मानना है, सबसे अच्छा मानना है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंदर जो शब्द आते हैं वो मैं होता है, यानी मैं जिस भी शब्द में इंक्लूड हूं। जैसे मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। फिर मैं के साथ में एक शब्द आता है द्विवचन का, हम दोनों, इसे क्या कहते हैं, आवाम। और एक शब्द आता है हम सब, जिसे हम क्या कहते हैं, वयम। तो देखिए, मैं जिसमें मैं इंक्लूड हूं वो उत्तम है, यानी ये जो तीनों शब्द हैं जिसमें मैं, हम दोनों, हम सब, यानी अहम, आवाम और वयम, ये तीनों शब्द क्या माने जाएंगे, उत्तम पुरुष। इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है, हम, मैं। तो मैं और हम जिसमें इंक्लूड होगा वो उत्तम पुरुष हो गया। चलिए, हम जिससे बात करते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। वो क्या होता है, मध्यम पुरुष, यानी उसे समझना चाहिए कि वो भी थोड़ा कुछ अच्छा व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो हम जिससे बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, तुम, या क्या कहते हैं, तू, ठीक है ना, या क्या कहते हैं, आप। तो या तू या तुम या आप या तुम दोनों या तुम सब, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, मध्यम पुरुष के शब्द कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, उत्तम हो गई मैं और मध्यम हो गए आप। इसके अलावा हम दोनों मिल करके जिस थर्ड पर्सन की बात करेंगे, कि यह लड़का अच्छा है, वह लड़की अच्छी है, वो पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है, ये करता है, वो ये करता है, तो यह और वह, ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाते हैं। ठीक है ना। तो सिमिलरली यहां देखिए, तो उत्तम पुरुष में क्या आ गया, अहम। देखो, अगर हम नीचे से पढ़ते हैं तो अहम, फिर आवाम और वयम। ठीक है, ये उत्तम पुरुष के होते हैं। और उत्तम पुरुष याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन पे लिखा जाता है। ठीक है। और मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम और यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। अब देखिए, प्रथम पुरुष में 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम इंग्लिश में आसानी से समझें तो वह लड़का जिसे हम ही कहते हैं, वह लड़की जिसे हम शी कहते हैं, और वह वस्तु जिसे हम इट कहते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में वह को 3 शब्दों से जाना जाता है। संस्कृत में वह को किन शब्दों से जाना जाता है, वह को 3 शब्दों से जाना जाता है, सह, सा और तत्। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है, वह। पर अगर हम बात करेंगे कि वह लड़का, तो उसके लिए कौन सा शब्द लेंगे, सह। अगर हम बात करेंगे कि वह लड़की, तो उसके लिए संस्कृत में क्या शब्द लेंगे, सा। और अगर हम बात करेंगे कि वह वस्तु, तो उसके लिए क्या लेंगे, तत्। ये ध्यान रखना है हमको, इन तीनों शब्दों का अर्थ वह है। अब हम बात करते हैं वे दोनों। अब वे दोनों लड़के होंगे तो उसे तौ कहेंगे, वे दोनों लड़कियां होंगी तो उसे ते कहेंगे, और वे दोनों वस्तुएं होंगी तो भी उसे ते कहेंगे। अब वे सब अगर लड़के होंगे तो ते, लड़कियां होंगी तो ता, और वस्तुएं होंगी तो तानी। तो आपको इस प्रकार से इसे रट लेना है, सह तौते, सा तेता, तत्ते तानी। सह तौते, सा तेता, तत्ते तानी। जैसा मैंने आपको बोला वैसे आप 3-4 बार अगर बोल दोगे तो आपको याद हो जाएगा, सह तौते, सा तेता, तत्ते तानी। ठीक है। और त्वम, युवाम, यूयम। इसके बाद सेकंड लाइन क्या याद करनी है मध्यम पुरुष की, त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष के लिए अंदर हम जिस शब्दों के अंदर इंक्लूड है, अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो अगर आपको ये याद हो गया होगा तो इसके बाद में हम, वैसे ये 6th क्लास का टॉपिक है, क्लास 6 के अंदर ये पढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे जो है ये टॉपिक्स मिस रह जाते हैं और 10th बोर्ड में आके हमें परेशानी देते हैं। लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है, हम इसको रिपीट कर रहे हैं और बेसिक से रिपीट कर रहे हैं। तो आपको ये रट लेना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सर्वनाम का किस प्रकार से प्रयोग करना है ये हमें रट लेना है। सह तौते, सा तेता, तत्ते तानी। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो सारे शब्द हैं, ये इतने सारे शब्द जो ये 9 वर्ड्स हैं, ये प्रथम पुरुष के हैं, ये ध्यान रखना। और अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं कि प्रथम पुरुष के अंदर पठ धातु। अब सभी को पता होगा पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, और हमने
प्रयोग में लाया है लट लकार यानी वर्तमान काल यानी अभी जो पढ़ रहा है। तो प्रथम पुरुष में कितने शब्द हैं देखो, पठती, पठतः, पठन्ति। और अगर मैं बात करूं कि इसका मैं संस्कृत वाक्य बनाऊं कि वह लड़का पढ़ता है, तो अब देखो आप जानते हो कि वह लड़के को क्या कहते हैं संस्कृत में, सह। इतना छोटा सा शब्द है सह। और पढ़ता है को क्या कहते हैं, पठती। अब देखो हिंदी में तो ये इतना बड़ा सा शब्द बन गया था, वाक्य बन गया था, लेकिन संस्कृत में इतना छोटा सा वाक्य बन गया, सह पठती। चलिए अब मैं कहती हूं कि वह लड़की पढ़ती है। अब आप बनाइए, बताइए जल्दी से कि वह लड़की को क्या कहते हैं। अब मैंने यहां साफ लिख रखा है देखो, सा यानी वह लड़की, और पढ़ती है तो आप समझोगे कि पढ़ती के बाद पढ़ता प्रयोग करना है। नहीं बच्चों नहीं, ये जो है ये तीनों शब्द सह, सा और तत्, ये तीनों शब्द प्रथम पुरुष एक वचन के हैं। किसके हैं ये, तो यहां पे भी आएगा पठती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा। और जैसे मैं अगर कहती हूं कि वह पुष्प गिरता है, तो अब देखो गिरने को संस्कृत में पत कहते हैं, तो वह को क्या कहते हैं, तत्, और पुष्प को क्या कहते हैं, पुष्पम, और गिरने को क्या कहते हैं, पतति। तो इस प्रकार से देखो बच्चों आपको समझ में आ गया, सह पठती, सा पठती, तत् पतति, ठीक है। वे दोनों लड़के पढ़ते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे तौ पठतः। वे दोनों लड़कियां पढ़ती है तो तै पढ़ते पठतः। अब देखो क्योंकि ये तीनों शब्द जो है द्विवचन के हैं तो इसके साथ क्रिया किसकी लगेगी, द्विवचन वाली, पठतः। अब ते ता तानी, इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, पठन्ति, ये याद रखना है। अब देखो एक वाक्य हम बनाते हैं कि तुम पढ़ते हो। बताइए तुमको क्या कहते हैं संस्कृत में, त्वम। यहां लिख रखा है सामने देखो, तुमको क्या कहते हैं, त्वम। और पढ़ते हो को, अब देखो ये तुम जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन का शब्द है कि नहीं है। तो हमें मध्यम पुरुष का एक वचन शब्द यहां काम में लेना है, पठसी। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि त्वम के साथ में हमेशा पठसी या लिखसी या गच्छसी, सी वाला वर्ड ही आएगा, ठीक है। युवाम, तुम दोनों पढ़ते हो, तो यहां पे क्या वाक्य बनेगा, युवाम। अब युवाम सेकंड नंबर पे है तो यहां पे लिखा जाएगा पठतः। फिर इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, यूयम पठथ। अब देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तीनों शब्द समझ में आ रहा है। त्वम के साथ में पठसी आया, युवाम के साथ पठतः आया, यूयम के साथ पठतः आया। क्यों आया, क्योंकि ये तीनों मध्यम पुरुष की लाइन के थे और प्रथम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन थे। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। अब अहम क्या है देखो बच्चों, उत्तम पुरुष का एक वचन है तो यहां पे भी उत्तम पुरुष एक वचन वाला शब्द लेना है, पठामी, ठीक है। फिर हम दोनों पढ़ते हैं तो हम दोनों को क्या कहते हैं संस्कृत में, आवाम। और आवाम के साथ में ये द्विवचन वाला शब्द लेंगे क्योंकि आवाम द्विवचन पे है। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे आएगा आवाम पठावह और वयम पठामह। समझ में आ गया आपको, किसके साथ किसका प्रयोग करना है, प्रथम पुरुष वाली जितने भी शब्द हैं उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है, और मध्यम पुरुष के साथ में मध्यम पुरुष वाली, सी थ वाला, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये हमें रट के रख लेना है। ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें से 80% हमारे अशुद्धि संशोधन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। तो यहां देखो अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है बच्चों, देखो त्वम पुस्तकम पठती। तो देखो हमने अभी पढ़ा, जस्ट ही पढ़ा, हमने देखा कि त्वम के साथ में हमेशा सी वाला वाक्य आता है और यहां पे ती कर दिया। तो ये गड़बड़ किया कि नहीं किया, क्या गड़बड़ किया बच्चों, इसमें मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम शब्द था तो क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की आनी चाहिए थी, पठती लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया। इसका शुद्ध रूप हो गया त्वम पुस्तकम पठसी। अब देखो अयम बालिका गच्छति, अब देखो अयम बालिका लिख दिया। अब बच्चों देखो ये लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई है। अब बालिका तो सभी बच्चों को पता है, बालिका किसे कहते हैं, लड़की को कहते हैं। तो बालिका जो होती है ना उसके लिए इयम शब्द काम में लेते हैं। तो याद रखना है ये तीन शब्द, अयम, इयम और इदम, ठीक है ना। अयम किसके लिए होता है, ये पुल्लिंग के लिए होता है, इयम किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए, और इदम किसके लिए होता है, नपुंसक लिंग के लिए होता है। और इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, अयम, इयम, इदम का यह, याद रखना, यह लड़की, यह लड़का, यह लड़की और यह वस्तु। यह लड़का को क्या कहेंगे, अयम,
ठीक है, पुल्लिंग वाला लड़का होगा तो अयम कहेंगे, लड़की होगी तो इयम कहेंगे, और नपुंसक लिंग होगा तो उसे इदम कहेंगे। तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे होगा इयम बालिका गच्छति। अब देखो बालकः, अब देखो अगर हमको शब्द रूप याद है राम रामो रामा, अगर फर्स्ट लाइन भी याद है तो भी काम चल जाता। तो बालक बालको बालका, जैसा कि पता चल रहा है कि बालका बहुवचन का शब्द है, तो पीछे धावती कैसे लिख दिया, बहुवचन में तो धावंती आता है, क्या आएगा बालका धावंती, यानी लड़के दौड़ रहे हैं। अहम रामायणम अपठत, अहम रामायणम अपठम, तो यहां देखो अपठत नहीं आएगा, अपठम आएगा, क्योंकि ये जो है ये लंग लकार का रूप है, भूतकाल का रूप है। लंग लकार किसे कहते हैं बच्चों, भूतकाल का। तो पठ धातु का जो लंग लकार का होता है रूप, उसमें अहम के साथ में अपठम आता है, ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे नोट्स के रूप में भी समझा दिया है, लेकिन वैसे समझा दिया है इसलिए आप एक बार रीड कर लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धि हम पढ़ लेते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या, देखो मोहन श्यामः च क्रीडति। अब मोहन और श्याम कितने बच्चे हो गए बच्चों, दो जने हो गए, एक मोहन हो गया और एक श्याम हो गया। तो क्रीडति कैसे आएगा, क्रीडति तो एक वचन का शब्द है, तो यहां पे आएगा क्रीडतः, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए भवान कुत्र गच्छसि, यहां पे भवान शब्द आया है, तो अब आपको बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि भवान शब्द का अर्थ होता है आप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तुम या आप, ये तीनों शब्द जो है मध्यम पुरुष के होते हैं, तो इसमें गच्छति गच्छसी नहीं आएगा, गच्छति आएगा। अब देखिए छात्रः, छात्र छात्रो छात्रः, ये बहुवचन का शब्द है, तो पठतु एक वचन में नहीं आ सकता, यहाँ आएगा पठंतु, ये लोट लकार का रूप है। एक बार मेरे कहने से आप जो है शब्द रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का एक एक और धातु रूप पट के पांचों लकार आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपकी कोई डाउट नहीं रहेगा। 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने की पूरी गुंजाइश रहती है अगर हम थोड़ी सी तैयारी करके जाते हैं। चलिए लिंग संबंधी अशुद्धि हम देख लेते हैं। अयम मम माता अस्ति, बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया, क्या बताया कि अयम किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए, और यहां पे लिखा है माता, तो माता क्या पुल्लिंग होता है क्या, माँ, हमारी जो माँ है वो तो स्त्रीलिंग है, तो अयम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ क्या आएगा इयम। ये देखिए यहाँ इयम आएगा, ये तीन शब्द अगर आप रट लोगे काम खत्म। चलिए देखिए इयम मम गृहम अस्ति, अब बताओ घर जो है वो नपुंसक लिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नपुंसक लिंग। तो ये नपुंसक लिंग में इयम आता है क्या, बिल्कुल नहीं। यहां पे मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि नपुंसक लिंग में आता है इदम, तो यहां पे आएगा इदम मम गृहम अस्ति। देवतम नमस्करोमि, अब देखिए देवतम शब्द नहीं होता है, शब्द होता है देवता, तो यहां पे आएगा देवता नमस्करोमि। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि क्लियर हो गई। आगे देखिए वचन संबंधी अशुद्धि। जनाः कर्णेन शृण्वन्ति, देखो कर्णेन, अब देखो ये जो मैं एक शब्द आपको बताती हूं, कर्ण शब्द जो होता है जिसका अर्थ होता है कान, और जना यानी लोग, तो यहां पे क्या लिखा है बच्चों, जना कर्णेन श्रवन्ति, कान। ये कर्णेन शब्द जो है ये तृतीया विभक्ति का जो है ये एक वचन है, तो क्या ये लोग कानों से सुनते हैं या एक कान से सुनते हैं, यहां पे किस प्रकार का हमें उदाहरण दिया गया है कि एक कान से सुनते हैं। कर्णेन तो एक वचन का शब्द है, तो यहां गलत हो गया, यहां आएगा कर्णाभ्याम, क्योंकि कर्णाभ्याम शब्द द्विवचन का है, इसे पता चलता है कि लोग कानों से सुनते हैं। चलिए देखिए शतः बालकः पठन्ति, अब देखिए शतः शब्द लिख दिया, अब संस्कृत में शता शब्द तो होता ही नहीं है, वैसे यहां पे बता रहे हैं 100, तो 100 को संस्कृत में क्या कहते हैं, शतम, शता शब्द तो संस्कृत में होता ही नहीं है, क्लियर है। अहम नेत्रेण पश्यामि, नेत्रेण, अब मैं एक आंख से देखूंगा क्या, सीधी सी बात है कि आंखें दो है तो हम दोनों ही आंखों से देखेंगे, तो यहां पे भी नेत्राभ्याम शब्द आएगा, क्योंकि नेत्रेण शब्द एक वचन का था, तो ये वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। अब देखिए विभक्ति संबंधी अशुद्धि पूछ लेते हैं हमें। अध्यापकः छात्रात् प्रश्न पृच्छति, प्रश्न पृच्छति, अब ना तो बच्चों इसके अंदर हलंत लगाया, ना विसर्ग लगाया, ना कोई विभक्ति लगाई, तो ये विभक्ति संबंधी अशुद्धि हो गई। प्रश्न नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है प्रश्नम, ठीक है। ग्रामस्य अभितः
वनम अस्ति। अब देखो बच्चों, मैंने कारक में आपको रटा रटा के रटाया था कि अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया। द्वितीय विभक्ति के लिए 4-5 शब्द हमें रट लेने हैं। तो यहाँ पे ग्रामस्य लिख करके गड़बड़ कर दिया, क्योंकि अभित के साथ में तो द्वितीय लगती है, तो यहाँ ग्रामम आएगा। अब देखो यहाँ लिखा है श्री गणेशम नमः, ये तो आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए, श्री गणेशाय नमः। जब भी हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते तो श्री गणेशाय नमः, नमः शब्द के साथ चतुर्थी आती है, याद रखना है। अब देखिए शब्द और धातु रूपों की अशुद्धियां किस प्रकार से हैं। शिशु जलम पिबश्यति। अब ये पिबश्यति नहीं होता है बच्चों, पास्यति होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, पीने को पास्यति कहते हैं। बालकः सिंहम दृश्यति, बालकः सिंहम दृश्यति, दृश्यति शब्द नहीं होता है बच्चों, पश्यति होता है। सह कटे स्थाति, सह कटे आस्ते, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो कटे जो है, कटे शब्द का अर्थ होता है आसन। आसन नहीं होता जमीन पे बिछाते हैं जिसके ऊपर हम बैठते हैं, जब भी कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या भोजन आदि करते हैं तो आसन बिछाते हैं। तो कटे आस्ते यानी वो आसन पर बैठता है। स्थाति शब्द गलत प्रयोग में लाया गया है। चलिए पिछले सालों के बोर्ड पेपर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे नियम आपको सारे ही समझा दिए हैं, बहुत ही अच्छा जो ये वीडियो था, तो जरूर आप एक बार और जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है या कॉमेंट करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रमा सीता गीता च पठती। अब देखो बच्चों कितने जने हो गए, 1 फर्स्ट नंबर है रमा, फिर सीता, फिर गीता, तो 3 जने हो गए। तो 2 से ज्यादा होते ही क्या हो जाता है बच्चों, 2 से ज्यादा ही होते ही क्या हो जाता है, बहुवचन। तो बहुवचन में तो पठती हो ही नहीं सकता, बहुवचन में आता है पठंती। तो ये शुद्ध हो गया रमा सीता गीता च पठंती। कितना ईजी है कि नहीं है, हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा हमारा उदाहरण देखिए, आवाम ग्रहम गच्छामः। अब देखिए आवाम शब्द को अगर हम बात करें तो ये जो है अहम, आवाम और वयम, याद आया, ये उत्तम पुरुष वाले तीनों शब्द हैं। तो ये द्विवचन का शब्द है, तो इसके साथ में गच्छावह आएगा, गच्छामः नहीं आएगा, क्योंकि गच्छामः तो वयम के साथ में आता है। मम बहवः मित्र संति, बहवह मित्र। अब यहां पे देखो इस शब्द के अंदर गड़बड़ कर दी। मम यानी मेरे, बहवह यानी बहुत सारे, मित्र हैं तो मित्र हैं, तो मित्र तो बहुत सारे हैं, यानी बहुवचन वाला शब्द आना चाहिए था, तो यहां पे आता है मित्राणी। अब आपको बच्चों एक और शब्द मैं आपको बताती हूं कि जो मित्र शब्द है संस्कृत में इसे मित्रम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दोस्त। और ये संस्कृत में क्या माना जाता है, ये माना जाता है बच्चों नपुंसक लिंग शब्द। ये आपको याद रखना है, ये संस्कृत में क्या माना जाता है, नपुंसक लिंग शब्द माना जाता है। तो मित्रम मित्रे मित्राणी। एषा अग्नि ज्वलती। अब देखो यहां लिखा है बच्चों एषा अग्नि। अग्नि जो है हम कहते हैं कि आग जलती है, अगर हम हिंदी के अनुसार आग को देखें तो वो स्त्रीलिंग है, लेकिन क्योंकि अग्नि हमारे लिए देवता है तो संस्कृत इसे पुल्लिंग मानता है, तो यहाँ पे एषा शब्द नहीं आएगा, संस्कृत में इसके लिए शब्द आएगा एषः अग्नि ज्वलती। मेरे कहने से ये उदाहरण रट के चले जाना, इन्हीं में से आपको बोर्ड परीक्षा में जो है एग्जाम्पल्स दिखाई दे जाएंगे। चलिए देखिए आगे देखते हैं। सीता रामस्य दारा अस्ति। अब देखिए ये 2 शब्द हो गए, एक हो गया दारा और एक हो गया दारह। दारह तो होता है पत्नी और दारा होता है पति। तो सीता राम की पत्नी थी या पति थी, तो यहाँ पे तो लिख दिया पति थी, तो पति तो थी नहीं भाई, पत्नी थी, इसलिए यहाँ पे दारह आएगा। अभिमन्यु प्राणम अत्यजत। अभिमन्यु प्राणम। अब यहाँ देखो प्राण, प्राण निकल गए। प्राण किसे कहते हैं बच्चों, जो सांस हम अंदर खींच रहे हैं और वापस छोड़ रहे हैं उसे प्राण कहते हैं। तो प्राण बहुवचन है कि नहीं है, तो यहाँ पे आएगा प्राणान, ये शुद्ध शब्द हो गया। राजा सिंहासने अधितिष्ठति। राजा सिंहासने यानी सिंहासन पर, अधितिष्ठति यानी बैठता है। तो जब भी अधितिष्ठति शब्द आता है तो वहां द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ पे सिंहासनम आएगा और ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। नृपः निर्धनान वस्त्रम ददाति। निर्धनान वस्त्रम ददाति, ये गलत हो गया, निर्धनों के लिए वस्त्र देता है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का शब्द आएगा, इसलिए निर्धनेभ्यः शब्द शुद्ध हो जाएगा। वयम चित्रम दृश्यामः। अब आपको याद रखना है कि जो देखना होता है संस्कृत में, देखना को क्या कहते हैं, पश्य। क्या कहते हैं, पश्य, या दृश्य भी कहते हैं, लेकिन इसका जो रूप होता है वो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति चलता है, इसलिए यहाँ पे दृश्याम नहीं आएगा, पश्यामः आएगा। आगे देखिए, बालकः चित्रम दृश्यति।
तो यहाँ पे दृश्यति नहीं आएगा, द्रक्ष्यति आएगा, ठीक है ना। ये बहुवचन, ये सॉरी भविष्य काल का शब्द है। वयम चित्रम पश्यन्ति, वयम के साथ में पश्यन्ति नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्रथम पुरुष वाली लाइन का पठती, पठत, पठन्ति, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति वाला रूप हो गया। तो यहाँ पे आएगा ते चित्रम पश्यन्ति, वयम के साथ नहीं आता, पश्यन्ति ते के साथ आता है। भवान भोजनम खाद, तो भवान भोजनम खादतु होगा, खाद नहीं होगा। त्वम पाठम स्मरतु, त्वम जो है मध्यम पुरुष का शब्द है तो उसके साथ में स्मर आएगा, स्मर धातु रूप का जो स्मर रूप आएगा, स्मरतु नहीं आएगा। सह पीतः वस्त्रम धारयति। अब बच्चों एक और शब्द आपको ट्रिक बता देती हूं कि जितने भी रंग होते हैं, ठीक है ना, जैसे श्यामम, ठीक है ना, श्वेतम, सबके पीछे म लगता है, कृष्णम, श्याम, कृष्ण, श्वेत, रक्तम यानी लाल, पीतम यानी पीला, याद रखिए, नीलम, बताइए नीलम यानी नीला। तो इस प्रकार से जितने भी कलर्स होते हैं संस्कृत में उनके सबके पीछे एंड में म आता है। यहाँ पे विसर्ग लगा दिया, गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ पे अपने ने सही कर दिया, सह पीतम वस्त्रम धारयति। आगे देखिए, त्रीणी वृक्षा तत्र शोभन्ते, त्रीणी वृक्षा। अब देखिए तीन जो होता है ना उसके तीन रूप होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग होते हैं। यहां होता है त्रयः, फिर होता है तिस्त्र और फिर होता है त्रीणी। तो त्रयः का अर्थ क्या होता है, पुल्लिंग वाले तीन जने, तिस्त्र यानी स्त्रीलिंग वाले और त्रीणी यानी नपुंसक लिंग वाले। अब मुझे बताइए पेड़ पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना, पेड़ तो शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो यहां पे आएगा त्रयः वृक्षा तत्र शोभन्ते। आगे देखिए 16, ता महिला न गमिष्यन्ति। ता महिला यानी बहुत सारी महिलाएं, ये महिला शब्द के पीछे जब विसर्ग लग जाता है ना तो बहुवचन बन जाती है, याद रखना है। तो वहां गमिष्यन्ति आएगा, गमिष्यति नहीं आएगा बहुवचन के अकॉर्डिंग। त्वम किम क्रियते, त्वया किम क्रियते होता है, यहाँ पे त्वम नहीं आएगा। पिता श्वः आगच्छति, आगच्छति तो वर्तमान काल हो गया, गलत हो गया, कल आएंगे तो भविष्य काल की बात हो गई ना, तो आगमिष्यति आएगा यहाँ पे। युष्माभिः किम पठन्ति, ते किम पठन्ति या यूयम किम पठतः, याद रखना है। सह तत्र न सन्ति, ते तत्र न सन्ति, सन्ति शब्द जो है बहुवचन का इसलिए इसके साथ में ते का प्रयोग किया जाएगा। अमितेन एतत् कार्यम करोति, करोति नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा क्रियते, जब भी किया जाता है, अमित के द्वारा यह कार्य किया जाता है, करता है तो करोति, किया जाता है उसको संस्कृत में क्रियते कहते हैं। यूयम तत्र न गंतव्यम, युष्माभिः तत्र न गंतव्यम, इस प्रकार से बनेगा ये वाक्य। मया एतानि फलानि खादितव्यम, मया एतानि फलानि खादितव्यानि, खादितव्यानि क्यों आया, क्योंकि एतानि फलानि ये सब वो नपुंसक लिंग वाले थे तो खादितव्यानि आएगा। कन्या पाठम पठती, तो कन्या पाठम पठती, यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि विसर्ग लगाने से ये कन्या बहुवचन बन जाती है, याद रखना है। स्त्रीलिंग शब्द जितने भी होते हैं वो, जैसे मैंने अगर यहाँ लिखा रमा, तो यहाँ इसका मतलब है ये एक वचन का शब्द है। फिर रमे ये द्विवचन और रमाहा ये बहुवचन हो गया। तो याद रखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जब भी किसी स्त्रीलिंग शब्द के पीछे विसर्ग लग जाए वो बहुवचन बन जाता है। तो यहां से हमने विसर्ग हटा दिया, एक वचन बन गया, पठती करेक्ट हो गया। अम्बा भोजनम पचंती, अम्बा एक ही होती है तो पचती आएगा, पचंती नहीं। अम्बा यानी माँ, भोजनम यानी भोजन, पचंती यानी पकाती है। तेन भोजनम खादनीयानी, ये गड़बड़ हो गया, खादनीयम होता है यहाँ। अम्बा तत्र संति, अब मैंने अभी बताया कि अम्बा यानी माँ कितनी होती है अपनी, एक ही होती है, तो यहाँ अस्ति आएगा, संति नहीं आ सकता। त्वम जलम पानीयम, त्वया जलम पानीयम, ठीक है। ते लेखान लिखती, सह लेखान लिखती, लिखती के साथ में सह आता है। अस्माभि फलानि खाद्ये, अस्माभि फलम खाद्यते। तो इस प्रकार से हमने देखिए ये सारे ही उदाहरण कर लिए जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए थे, रूल्स मैंने समझा दिए, सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए। इसके अलावा भी आपको अशुद्धि संशोधन में मुझे नहीं लगता आप कोई डाउट रहने वाला है। फिर भी अगर कोई प्रश्न है, कोई उदाहरण है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।